हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तारिक ए सुबतगीन लेखक, पुस्तक का लेखक कौन है? तो बैहाकी हो जाएगा। बैहाकी तारिक ए सुबतगीन का। व्याख्या देखते हैं। तारिक ए सुबतगीन पुस्तक का लेखक अबुल फजल बैहाकी है। इसमें सुबतगीन के परिवार के एक अप्राप्त इतिहास का कुछ अंश है जो सुल्तान महमूद के दीवानुस सरायल का एक सचिव था। मसूद के गौर के विरुद्ध अभियान का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संसबनियों के उत्थान के पूर्व गौर के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के अध्ययन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां की कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ये बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे इसलिए कुरान खान इनको कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बाल्यकाल में ही वह तुर्किस्तान से अपने परिवार से पृथक हो गया और नौशापुर के दासों के बाजार में लाया गया। यहाँ काजी फरुरुद्दीन ने उसे खरीद लिया। उसने कुतुबुद्दीन को बड़े स्नेह से पाला और उसकी इच्छा के लिए धनुर्विद्या और घुड़सवारी की वही सुविधाएं उपलब्ध कराईं जो अपने पुत्रों के लिए की थी। शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ने बौद्धिक तथा भौतिक सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। उसने अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया और इसलिए वह कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गए। टंका पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा किसने? तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसी ने प्रारंभ किए थे। इसके अतिरिक्त नेल्सन राइट्स के अनुसार विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता खुंदा बंदे शाह तुर्कान विद्वानों, सैयदों और पवित्र आत्माओं को दान उपहार देने के लिए प्रसिद्ध थी। तो खुंदा बंदे शाह। आगे है, इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे है, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मुग्ध कर के रखता था। तो ये के निजामी का है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था, मतलब उसने जो बाजार व्यवस्था अपनाई थी वो उसके पीछे क्या मेन मोटिव था? तो शक्तिशाली सेना रखने का उसका मेन उद्देश्य था। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि इतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य क्या कर दिए, एक डिसाइड कर लिया। जैसे कि आज वर्तमान में कैंटीन सुविधा जो आर्मी के नौजवानों को मिलती है, वही व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में कर रखी थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में शराब के मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था। तो ये एक राजनीतिक कारण था, क्योंकि इससे क्या है, एक राजनीतिक बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही थी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीतिक उद्देश्य
के लिए अनेक आदेश जारी किए। अलाउद्दीन के शासनकाल के आरंभ में कुछ विद्रोह हुए। रणथंभौर के घेरे के समय उसने अपने विश्वास पात्र सरदारों से इस बारे में सलाह दी और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि विद्रोहों के मुख्यतया 4 कारण हैं। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश जारी किए। इन अध्यादेशों में तीसरे अध्यादेश के द्वारा अलाउद्दीन ने शराब और भांग जैसे मादक द्रव्यों का प्रयोग तथा जुआ खेलना बंद करा दिया। अगला क्वेश्चन है, इक्ता का आवंटन प्रारंभ किया था तो इमुजुद्दीन ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है प्रचलन मतलब एक बिल्कुल नियमित रूप से प्रचलित किया था तो इल्तुतमिश हो जाएगा, लेकिन आरंभ पूछा है तो इमुजुद्दीन ने किया था। भारत में सर्वप्रथम इक्ता देने की प्रथा का आरंभ सुल्तान इमुइजुद्दीन ने किया था, जिसने 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम तथा मलिक नसरुद्दीन को ऐतीपुर उच्च और मुल्तान की इक्ता प्रदान की थी। मलिक ऐतीपुर की मृत्यु के उपरांत मलिक नसरुद्दीन कुबाचा को कच्छ उच्च की इक्ता प्रदान की। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बदायूं की इक्ता दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात 1211 में जब सुल्तान इल्तुतमिश सुल्तान बना तो उसके शासनकाल में इक्ता प्रदान करने के लिए सामान्य प्रचलन हो गया। तो आरंभ कोई और करता है और सामान्य प्रचलन के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने और आवंटन शुरू किया था इल्तुतमिश ने, मतलब सामान्य रूप से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। उससे पहले खिलजी जो है सुल्तानों एवं आरंभिक तुगलक सुल्तानों के राज्यकाल में इक्तादारों की नियुक्ति में कमी आई। सुल्तान अलाउद्दीन ने शाही सैनिकों के वेतन के बदले में इक्ता देने की प्रथा को समाप्त कर दिया और अब वे राजकोष से वेतन प्राप्त करने लगे। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी यहाँ पर सही आंसर है। आगरे नगर की नींव जो है उसका श्रेय सिकंदर लोदी को है। इस निर्माण का कारण यह है कि सुल्तान इटावा बयाना कोल ग्वालियर और धौलपुर के जागीरदारों पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण चाहता था। 1504 ईस्वी में आगरे के नगर की नींव डाली और बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण हो गया। सुल्तान ने भी अपना निवास स्थान दिल्ली से आगरा बदल लिया। अगला क्वेश्चन है, लोदियों का राजत्व सिद्धांत आधारित था तो अफगान सरदारों की समानता पर। ये ऑप्शन सही होगा। तो लोदी अफगान थे और अफगानों का राजत्व सिद्धांत तुर्कों से सर्वथा भिन्न था। वे राजत्व के देवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे और राजत्व को एक ईश्वरीय देन की ही स्वीकार करते थे। वे सुल्तान को अपने अफगान सरदारों में एक बड़ा सरदार मानते थे। अफगानों का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता अथवा भ्रातृत्व भावना पर आधारित थे। उनकी शासन व्यवस्था एक तंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था तो शाही सचिवालय का प्रधान जो है दबीर ए मुमालिक हो जाएंगे। दबीर ए मुमालिक। दीवान ए इंशा शाही सचिवालय का प्रधान दबीर ए मुमालिक कहलाता था। मिनहाज इस विभाग को दीवान ए अशरफ नाम से संबोधित करता है। इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही घोषणाओं एवं पत्रों का पांडुलेख तैयार करना था तथा स्थानीय प्रशासकीय अधिकारियों से संपर्क रखना था। राजकीय अभिलेख भी इस विभाग में रखे जाते थे। दबीर ए मुमालिक जो हैं प्रधान सचिव के अंतर्गत अनेक दबीर एवं सचिव होते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
तो वरीद जो है राजस्व, ये गलत हो जाएगा, सही बताना। हाजिब दरबारी शिष्टाचार, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वकील दर जो है गुप्त से, ये वजीर सेना, ये गलत है। अमीर ए हाजिब दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करता था तथा उसके वैभव को बनाए रखने का प्रयास करता था। वरीद गुप्तचर था। वकील ए दर राज परिवार विभाग से संबंधित अधिकारी था। वजीर मुख्य रूप से राजस्व एवं राज्य व्यवस्था का प्रभारी होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उश्री भूमि के स्वामी कौन थे? उश्री भूमि के स्वामी जो हैं तुर्की मुस्लिम थे। उश्री भूमि के स्वामी तुर्की मुस्लिम। उश्री भूमि वह भूमि थी जिनके भूस्वामी तुर्की मुसलमान थे। उश्री भूमि से उपज का 1/10 अथवा 1/20 भाग जो है भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरिहर बुक्का को किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विद्यारण हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना करने का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों को था। वे कांपिल्य राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कांपिल्य को विजय किया तब हरिहर और बुक्का को पकड़ कर दिल्ली लाया गया और उन्हें मुसलमान बनाया गया। कांपिली में विद्रोह होने के अवसर पर मोहम्मद तुगलक ने उन्हें वहां दिल्ली की सत्ता स्थापित करने के लिए भेजा। उन्होंने कांपिली के विद्रोह का दमन कर दिया, परंतु कहा जाता है कि इसी बीच वे विद्यारण नामक एक संत के प्रभाव में आए और उनके प्रभाव में विजयनगर राज्य की स्थापना कर डाली। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज कौन थे? तो तेलुगु कवि थे। तो तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय प्रशासक होने के साथ साथ महान विद्वान थे, विद्या प्रेमी एवं कला का संरक्षक था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते हैं। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। उसने तेलुगु में अमुक्तमाल्यात के अतिरिक्त 2 संस्कृत काव्य ग्रंथों की भी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में गणिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विजयनगर में जो गणिकाएं थीं, महत्वपूर्ण स्थान था विनाच, सत्य नहीं है, यहाँ पर सत्य नहीं है। महत्वपूर्ण स्थान था, वे नाच में पारंगत थी, वे सार्वजनिक समारोह में भाग लेती थी, उन्हें प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो विजयनगर सामाजिक जीवन में गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। समकालीन साहित्य में 4 वर्णों के साथ इन गणिकाओं का भी उल्लेख है। ये गणिकाएं 2 वर्गों में विभाजित थीं। एक तो वे जो मंदिरों से संबंधित थीं और दूसरी वे जो स्वतंत्र जीवन यापन करती थीं। गणिका चाहे किसी भी जाति या समुदाय की हो, उसकी जाति एक होती थी। गणिकाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वे नाच गाने में पारंगत हुआ करती थी। सार्वजनिक उत्सवों पर समस्त गणिकाएं अनिवार्यता उत्सव में भाग लिया करती थी। राजा और सामंत निसंकोच रूप से गणिकाओं से संपर्क रखते थे। गणिकाओं को प्रशासन में नियुक्त नहीं किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सूफियों में से किसे तुर्क अल्लाह की पदवी दी थी? तो अमीर खुसरो हो जाएंगे यहाँ पर सही। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1253 में हुआ था। उनके पिता तुर्क परिवार के थे। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत आकर वो बस गए थे। खुसरो जीवन के प्रारंभिक काल से ही बहुत प्रभावशाली एवं गुणवान व्यक्ति थे। इसने प्रारंभ में एक दरबारी के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और लगभग 50 वर्षों तक विभिन्न वंशों एवं सुल्तानों का उत्थान पतन देखते रहे। अंत में वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हो गए। शेख निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को
तुर्क अल्लाह की संज्ञा से विभूषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उसका उल्लेख नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हमारा तुलसीदास जी हो जाएंगे। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी बहुत ज़्यादा शराब पीने से। तो अकबर के अहमदनगर के अभियान के लिए शहजादा मुराद तथा अब्दुल रहीम खान खाना को नियुक्त किया। वहीं पर 1599 में अत्यधिक मद्यपान के कारण शहजादा मुराद की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन कालीन निम्नलिखित घटनाओं को तिथिक्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे डी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो डी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इबादत खाने का निर्माण जो है सबसे एंड में करता है और तीसरा ऑप्शन सिर्फ एक जगह है। तो ऐसे भी हम सही कर सकते हैं। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। मुगल शासक अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने तथा बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब? 1562 में। और फिर उसी के अगले साल 1563 में हिंदुओं से वसूल किया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। मार्च 1564 ईस्वी को उसने गैर मुसलमानों को जजिया कर से मुक्त कर दिया और 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का भी निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख अब्दुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अकबर के जीवन के अंतिम दिनों में बहुत दुखपूर्ण थे। उसके दो पुत्र मुराद और दानियाल के अत्यधिक मदिरापान के कारण क्रमशः 1599 तथा 1607 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका ज्येष्ठ पुत्र सलीम भी उत्तरदंडिता एवं अवज्ञा करने लगा था, जिससे अकबर उससे असंतुष्ट होने लगा था। 1599 ईस्वी में अकबर ने सलीम को मेवाड़ अभियान के लिए नियुक्त किया, किंतु वह अजमेर से ही लौट गया। इस समय बादशाह अकबर दक्षिण में ध्वस्त था। शहजादा सलीम ने उसकी अनुपस्थिति से लाभ उठाकर आगरा पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया, परंतु सफल न हो सका। आगरा से इलाहाबाद पहुंचकर उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा बादशाह की भांति व्यवहार करने लगा। सलीम का यह विचार था कि अकबर को उसके विरुद्ध भड़काने में अबुल फजल का ही हाथ था, अतः उसने ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने सिंहासनारोहण के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किए थे। तो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने ही अपना राज्याभिषेक गुरुवार 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरे के किले में हुआ था। अपने मस्तिष्क पर उसने अपने ही हाथों राजमुकुट रखा और नसीरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। अनेक कारावासी मुक्त किए गए और उसके नाम के सिक्के चलने लगे और 12 प्रसिद्ध नियमों से उसने अपनी नीतियां घोषित की थी। तो जहांगीर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अफीम लेकर आत्महत्या की थी? तो शाह बेगम हो जाएंगी। शाह बेगम का यहाँ पर है कि जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन मानाबाई से हुई थी 1585 में और मानाबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ था। मानाबाई को शाह बेगम की उपाधि मिली थी। सलीम के उद्दंडा पूर्वक मतलब उससे बहुत परेशान हो गया था, हो गई थी शाह बेगम यानी कि मानाबाई, और फिर वो अफीम खाकर आत्महत्या कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जहांगीर की पत्नियों में कौन राजपूत नहीं थे? तो नसीरुद्दीन नूरुन्निसा बेगम, जिसको नूरजहां कहते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम जो है मेहरुनिसा था।
उसके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग तथा माता का नाम अस्मत बेगम था। ये तेहरान के निवासी थे। बादशाह अकबर की इच्छानुसार मेहरुन्निसा का विवाह 1594 में अली कुली खान नामक एक ईरानी प्रवासी से कर दिया गया था, जो खाना के अधीन सेवा में थी। अली कुली खां का शेर मारने के उपलक्ष्य में सलीम ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। जब शेर अफगान की मृत्यु 1607 में हो गई तो जहांगीर ने शेर अफगान की विधवा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को हरम में बुला लिया था। 1611 में मेहरुन्निसा ने जहांगीर से विवाह कर लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब जो है शाहजहां का तृतीय पुत्र था। जब औरंगजेब लगभग 14 से 15 वर्ष का था तो उसके पिता सम्राट शाहजहां ने एक बार आगरा से यमुना नदी के समतल तट पर सुधाकर और सूरत सुंदर नामक 2 हाथियों की लड़ाइयों का आयोजन किया। तीनों बड़े राजकुमार भी अपने अपने 2 घोड़ों पर थे। हाथी आपस में भिड़ गए। युद्ध देखने के लिए औरंगजेब ने हाथियों के पास चला गया। थोड़ी देर में सुधाकर ने अचानक औरंगजेब पर हमला कर दिया, जिससे निडर होकर हाथी के सिर पर अपना भाला फेंका और जिससे लोगों में चारों ओर आतंक छा गया और वे भागने लगे। हाथी ने आगे बढ़कर औरंगजेब के घोड़े पर अपने लातों की टक्कर से गिरा दिया और बहादुर औरंगजेब फुर्ती से उठकर और खड़े 2 तलवार से हाथी का सामना करने लगे। इसी बीच उसका बड़ा भाई शाह शुजा और राजा जय सिंह व अन्य व्यक्तियों सहायतार्थ आ गए। उन्होंने अपनी तलवारों और भालों से हाथी को घायल कर दिया। इन सबसे त्रस्त आकर सुधाकर चिढ़ाता हुआ भागा और औरंगजेब बच गया। शाहजहां ने उसे छाती से लगा लिया और बहादुर की पदवी देकर उसे वीरता की सराहना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेख अल्लाहदा फैजी सरहिंदी द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अकबर नामा। शेख अल्लाहदाद फैजी सरहिंदी ने अकबर नामा लिखा था। आगे है, शाहजहां के दरबार का राजकवि था। तो यहाँ पर राजकवि कौन हो जाएगा? कलीम। शाहजहां ने कलीम को राजकवि नियुक्त किया था। कलीम के अतिरिक्त शाहजहां के शासनकाल में फारसी कवियों ने यानी गीलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, साएब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, उम्मी, शिराजी, मुनीर, शैदा, चंद्रभान, ब्राह्मण, हाजिक, दिलेरी, माहिर, जफर खां, एहसान आदि के नाम उल्लेख है। और फारसी गद्य लेखकों में मुल्ला तुगराई, मोहम्मद अफजल, दाराशिको, मोहसिन फ़ानी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद स्वालेख कम्बू इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की थी तो औरंगजेब ने समाप्त कर दी थी। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने 80 कोरों को समाप्त कर दिया। इसमें पानदार हो गया, राहदारी करों को भी हटा दिया। तीर्थ यात्रा तथा मेलों से वसूल किए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया गया। मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति इन सबको निषेध घोषित कर दिया गया। अपने साम्राज्य में भांग की कृषि बंद करवा दी गई। उसने मुद्राओं पर कलमा अंकित करवाना, नवरोज उत्सव का आयोजन बंद करवा दिया गया। लोक आचरण के निरीक्षण के लिए मुहतसिब नियुक्त किए गए। उसने नष्ट प्राय मस्जिदों को पुनरुद्धार करवाया तथा उनकी देखरेख करने के लिए इमाम और मुअद्दिन की व्यवस्था की। प्रतिदिन झरोखा दर्शन देने की प्रथा को भी औरंगजेब ने बंद कर दिया, जिसका प्रचलन अकबर ने किया था। बादशाह द्वारा राजपूतों को टीका दिए जाने की प्रथा का भी अंत कर दिया। सती प्रथा तथा दास व्यापार को भी निषिद्ध घोषित कर दिया गया। बादशाह को सोने चांदी से तोले जाने की प्रथा को भी उसने समाप्त कर दिया।
दरबार में संगीत और ज्योतिषी को भी निषिद्ध कर दिया, मतलब लगभग लगभग जितनी सारी चीज़ें थी उसने सबको निषिद्ध ही कर दिया, बंद कर दिया। लाल किला और मोती मस्जिद, तो ये किसने बनवाया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मतलब लाल किला जो है, लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन लाल किला की मोती मस्जिद तो औरंगजेब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लाल किले के में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये मस्जिद संगमरमर की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती की कहानी का फारसी में किसने अनुवाद किया था? फैजी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फैजी ने नल दमयंती की अनुवाद किया था फारसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित यहाँ पर बताना है, फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसमें औरंगजेब के 34 सालों का इतिहास है। औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार मोहम्मद काजिम रिजवी गिराजी ने पहले 10 सालों का इतिहास आलमगीर नामा में लिखा था। साकी मसद दई खां ने मासिर ए आलमगीरी लिखा और औरंगजेब के 11वें साल से 20वें साल तक के हालात का समकालीन वर्णन मिलता है। अब सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो तारीख ए हिंद जो है अलबरूनी की है, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तारीख ए खान जाही डी का हो जाएगा 1। यहाँ पर जो है आंसर देखते हैं सीधे। तो यहाँ पर जो है तारीख ए हिंद की है अलबेरूनी। तारीख ए खान जहानी ये हो जाएंगे नियामतुल्ला, और इकबाल नामा ए जहांगीरी इसका हो जाएगा मद खां, और मुंतखाब उल तवारीख ये हो जाएंगे अब्दुल कादिर बदायूनी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित जाट नेताओं के नाम सूची में दिए गए हैं, इसके अनुसार हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है चूड़ामन नहीं आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले गोकुल आ जाएंगे। गोकुल राजा राम, चूड़ामन और सूरजमल सबसे बाद में आएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। पानीपत के तटीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो यहाँ पर भूमिका क्या थी कि वह युद्ध से अलग रहा। पानीपत के तृतीय युद्ध में 14 जनवरी 1761 में अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें जाट नेता सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में 1665 में शिवाजी को दमन करने के लिए भेजा था, और जयसिंह को ही कछवाहा राजा था। युद्ध और शांति दोनों की कलाओं से निपुण था। वह बड़ा कूटनीतिक चतुर राजा था, और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी अपने समुद्री बेड़ों को कहाँ
ठहराते थे। तो शिवाजी अपने समुद्री बेड़ों को कोलावा में ठहराते थे, कोलावा में ठहराते थे। शिवाजी ने अपनी सेना में नौसेना विभाग को का भी गठन किया था और उसकी शक्ति की वृद्धि की थी। उसने युद्ध तोपों का निर्माण करवाया, कोलाबा में अपनी नौसेना सैनिक बेड़ा जो है स्थापित किया, जिससे उसके दो लाभ हुए। प्रथम, उसने जंजीरा के प्रबल अबिसिनियाई जल दस्युओं की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाया। साथ ही द्वितीय कि मक्का जाने वाले समृद्ध मुगल मालवाहक जहाजों को लूटा करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साहू द्वारा सन 1713 में बालाजी विश्वनाथ नामक एक चित्तपावन ब्राह्मण की पेशवा के रूप में नियुक्त थे। मराठा इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अब मराठों और ब्राह्मणों में अनेक नए दलों का राजनीतिक उदय हुआ, जिसमें मराठों के प्रयास में नई जान फूंकी और भारतीय परिदृश्यों में मराठे शक्तिशाली बनकर उभरे। यहाँ तक कि दिल्ली के राज सिंहासन पर एक कठपुतली बिठाने में सैयद भाइयों की मदद के लिए पेशवा ने दिल्ली तक की यात्रा की। सन 1719 में वह शाहू के पक्ष में अत्यंत अनुकूल मुगलों द्वारा एक संधि का समर्थन कराकर दक्कन लौटा। उसने मुगलों ने मराठों की दक्कन में 6 सूबों के चौथ और सरदेश मुखी और मालवा और गुजरात में चौथ के दावों को स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्ण से अटक तक ले जाएगा? तो ये बाजीराव प्रथम का कथन था, अटक से कटक तक, कृष्णा से अटक तक। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने की सहायता दी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? महादाजी सिंधिया। पानीपत की हार के उपरांत मराठों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस करने के प्रयास में महादाजी सिंधिया ने 1772 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण से मुक्त कराकर इलाहाबाद से दिल्ली में पुनः स्थापित किया और शाह आलम ने मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। मराठों ने पुनः निजाम और हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं और इसका हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले छत्रपति संभाजी हो जाएंगे। तो व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो ए ऑप्शन पहले का जो है, छत्रपति शाहू 1707 से लेके 1749 में, संभाजी जो हैं 1680 से लेकर 1689 तक, शिवाजी द्वितीय ये हो जाएंगे 1700 लेकर 1707 तक, और जी जो हैं वो 1700 ईस्वी तक। आगे देखते हैं। तो ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूजीसी नेट में आने की बिल्कुल से संभावना है। तो आई होप आपने ये पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा। नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको दोबारा से देख लीजिए। जो क्वेश्चन आते हैं आपको उसको छोड़कर जो नहीं आते हैं उसको आप याद कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, वो रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास के से संबंधित।